हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर रेडियो एक्टिव तत्व के अंदर जो अल्फा, बीटा और गामा जो किरणें उत्सर्जित होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, उसमें चाहे नोट्स हो, वीडियोस हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और फिर उसके अंदर जो विकिरण उत्पन्न होती हैं वो अल्फा, बीटा, गामा जो कण होते हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। तो फिर अल्फा, बीटा, गामा ये कण जो होते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व, देखिए ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो क्या करते हैं कि विकिरण उत्पन्न करते हैं, और विकिरण भी जब उत्पन्न करते हैं तो उन विकिरणों को हम ऊष्मा के रूप में यूज कर लेते हैं, उनको एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे यूरेनियम का नाम आपने सुना होगा, जिसको एनर्जी सोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी संसाधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इसका जो यूज है वो बम बनाने के लिए भी किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो यूरेनियम होता है ये जब विखंडित होता है, जब टूटता है तो उस समय हीट भी रिलीज करता है, ऊष्मा भी रिलीज करता है, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि इसका यूज बम बनाने के लिए, या फिर अगर उसको अच्छे काम में लगाएंगे तो हम एनर्जी बनाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो बात आती है कि रेडियो एक्टिव तत्व की डेफिनेशन क्या होगी। तो ऐसे तत्व जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे यूरेनियम, तो जब ये विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं तो इन विकिरणों के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसका अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे, अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो हम उसका यूज जो है वो एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बिजली उत्पादन के लिए भी हम कर सकते हैं, और अगर बुरे काम के लिए देखें तो हम उसका उपयोग बम बनाने के लिए जैसे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो ये रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, ये जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उसके अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो अल्फा कण, और एक बीटा कण, और एक गामा कण। अब बात आती है कि अल्फा कण क्या होते हैं, बीटा कण क्या होते हैं और गामा कण क्या होते हैं। तो देखिए अल्फा कण जो होते हैं वो धनात्मक आवेशित होते हैं, बीटा कण ऋणात्मक आवेशित होते हैं, और इन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होते हैं। अगर ये धनात्मक आवेशित है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो ऋण आवेश से आकर्षित होंगे, यानी कि अगर इनके पास आप ऋण आवेश ले जाएंगे तो ये उसकी तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक आवेशित होते हैं। इनके पास अगर आप धन आवेश ले जाएंगे तो ये उसकी तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं। चूंकि इनके पास कोई आवेश नहीं होता है तो इनके पास चाहे आप धनात्मक आवेश ले जाओ चाहे ऋणात्मक आवेश ले जाओ, ये इससे आकर्षित नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है। ये अपना टॉपिक है रेडियो एक्टिव तत्व। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके अंदर जो कण होते हैं उनके बारे में देखते हैं। कुछ रासायनिक तत्व ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ही विकिरण उत्पन्न करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें रेडियो एक्टिव तत्व या फिर
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि। ये ऐसे तत्व हैं जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और विकिरण जब उत्सर्जित करेंगे तो उसकी वजह से ऊष्मा बनेगी, और ऊष्मा भी इतनी ज़्यादा कि अगर उसको आप, जैसे कोयले से हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उससे बिजली बनाई जाती है, लेकिन अगर यूरेनियम और रेडियम का उपयोग उसकी जगह किया जाए तो उससे इतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो बम बनाने के लिए किया जाता है। ये इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कि इसका उपयोग यूरेनियम, रेडियम जैसे जो तत्व होते हैं इनका उपयोग बम बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए 1889 में यानी कि 1889 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह ज्ञात किया कि रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। रदरफोर्ड जब प्रयोग कर रहे थे किस पर, रेडियो एक्टिव तत्वों पर, तो उनके अंदर जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 2 प्रकार के कण होते हैं, 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उन्होंने बोला एक का नाम तो अल्फा है और एक का नाम बीटा है। लेकिन बाद में जब और रिसर्च की गई, बाद में विलार्ड नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि रेडियो एक्टिव विकिरण में एक अन्य प्रकार का कण भी पाया जाता है जिसको उन्होंने गामा नाम दिया, गामा कण उसको बोला। तो कण कितने हो गए? जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उसके अंदर जो विकिरण होती है उसके अंदर 3 प्रकार के कण हो गए। एक तो होगा अल्फा और एक बीटा। इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया रदरफोर्ड ने। और फिर बताया कि भाई एक कण और होता है गामा, और इसके बारे में किसने बताया? विलार्ड ने बताया। तो इस प्रकार से 3 कण हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। और ये कहां पर पाए जाते हैं? जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं उसके अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अत्यंत प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग कर यह ज्ञात किया गया कि अल्फा कण ऋणाग्र की तरफ, बीटा कण धनाग्र की तरफ आकर्षित होते हैं तथा गामा कण किसी की तरफ आकृष्ट नहीं होते हैं। जब प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि ये जो है ये तो ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होता है, बीटा कण जो है वो धन आवेश की तरफ आकर्षित होता है, और ये किसी भी आवेश की तरफ आकर्षित नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब इस पे तो होता है धनावेश। ये धनावेश की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इस पर हो गया ऋणावेश। और ये किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अल्फा कण जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं, बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं, एवं जो गामा कण होते हैं वो धनाग्र यानी कि आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होते हैं। फिर बात करते हैं कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हमने दे रखी है। देखिए, अल्फा किरणें धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। अल्फा किरणें जो होती हैं वो धनावेश की बनी होती हैं, उन पर धनावेश उपस्थित होता है। प्रत्येक कण में 2 मात्रक धनावेश एवं द्रव्यमान 4 मात्रक होता है। जो एक अल्फा कण होता है उसके अंदर 2 मात्रक जो होता है वो तो होता है धनावेश का, और द्रव्यमान के होते हैं 4 मात्रक। वास्तव में अल्फा कण हीलियम नाभिक है। वास्तविकता के अंदर ये हीलियम नाभिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, 2 मात्रक तो किसके होते हैं? आवेश के, और 4 मात्रक द्रव्यमान के होते हैं, इसलिए हमने इसको हीलियम नाभिक की तरह काउंट किया है। तो अल्फा कण किसके समान होते हैं? हीलियम नाभिक के समान होते हैं। वेग, अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग के 1/10वें हिस्से के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश का वेग अल्फा कणों के वेग से 10 गुना ज्यादा तेज गति करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अल्फा कण प्रकाश के वेग का 1/10वां हिस्सा होता है। फिर बात आती है बीटा कणों की।
बीटा किरणें ऋण आवेशित होती हैं। जैसे मैंने आपको बता दी कि अल्फा कणों पर धनावेश होता है और बीटा कणों पर ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई अल्फा किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं। प्रत्येक कण में एक मात्रक तो ऋणावेश होता है और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके अंदर एक मात्रक तो जो होता है वो ऋण आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसके अंदर द्रव्यमान होता है। फिर वेग की बात करते हैं। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। इसका वेग जो होता है, देखिए अल्फा कण जो होते हैं उसका तो 1/10वां हिस्सा हो गया वेग। फिर बीटा कण जो है वो लगभग प्रकाश की गति से, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। फिर बात करते हैं गामा किरणें, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनका जो वेग है, जो बीटा कणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। फिर बात आती है थर्ड के अंदर गामा किरणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। गामा किरणें आवेश रहित कणों से मिली होती हैं। इसके ऊपर, इनके कणों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित होती हैं। वास्तव में ये किरणें प्रकाश या एक्सरे की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वास्तविकता के अंदर ये क्या होती हैं, जो एक्सरे किरण होती हैं उसकी तरह होती हैं। वास्तविकता में ये जो एक्सरेज होती हैं, ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसके समान ही होती है। तो ये हमारा इतना सा टॉपिक था। इसके अंदर हमने बात की कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उसकी परिभाषा क्या होगी। तो हमने बता दिया कि भाई ऐसे तत्व जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उनको रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। फिर बात करते हैं कि भाई इसके एग्जाम्पल्स, तो जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आगे बात करते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें क्या होती हैं। तो देखिए जो रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, वो जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पर होता है धनावेश, बीटा पर होता है ऋणावेश और जो अपने गामा कण है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं रहता है। इसका मतलब जो अल्फा कण है उस पर धनावेश है तो वो ऋणावेश से आकर्षित होगा, और जो बीटा है उस पर ऋणावेश है तो वो धनावेश से आकर्षित होगा। गामा पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो वो किसी से भी आकर्षित नहीं होगा। फिर हमने वेग की बात की कि अल्फा कणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के 1/10वें हिस्से के बराबर होता है, या फिर प्रकाश का वेग अल्फा कणों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। फिर हमने बीटा कणों की बात की तो इसका वेग जो होता है वो लगभग प्रकाश के वेग के समान होता है। फिर हमने गामा किरणों की बात की तो ये एक्सरेज की तरह, यानी कि जो एक्स किरणें होती हैं उसकी तरह ये प्रकाश की जो किरणें होती है उसके समान ही होती हैं। ये इसके अंदर हमने गुणों की बात कर ली। फिर भी आपके मन के अंदर अगर कोई क्वेरी रह जाती है, भाई हमारे को इससे संबंधित और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो। आप हमारे को नोट्स मंगा लेने के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हो। (8696608541) इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप कर लेना अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत हो, या फिर अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह मंगवाने हो तो। और बाकी तो हमारे जो ऐप है शिवम क्लासेस नाम से, उस पर आपकी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री के अंदर अवेलेबल है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।